डियर फ्रेंड्स, इसमें देख रहे हैं आसाम बोर्ड 12th क्लास का 2020 के ऑल क्वेश्चन जो हैं उसका सॉल्यूशन। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे A to Z क्वेश्चंस के। और आपके जो अकाउंट्स का क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन और बिजनेस स्टडीज़ का उसका सॉल्यूशंस भी हमने अपलोड कर दिया है, आपके सभी क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशन। और जो अगर आप क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो उस क्वेश्चन पेपर को भी देख सकते हैं, जो कि दूसरी वीडियो में अवेलेबल है। सभी की लिंक इसी वीडियो में मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे उनको हमने लिख करके यहाँ पे सॉल्यूशन बनाया है, तो इसको आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसमें क्या क्या आया था। अगर कोई आपको लिंक ना मिले, कोई वीडियो ना मिले, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। आपको हम वहाँ से लिंक जो है फॉरवर्ड कर देंगे, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था इस पेपर में, बैंकिंग में 2020 का। पहले क्वेश्चन का ए पार्ट आया था, बैंक ऑफ बॉम्बे वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1809, 1843 और 1840। ये एक नंबर का क्वेश्चन था, तो इसका आंसर था 1840। उसके बाद में बी है, हाउ मैनी लोकल बोर्ड्स असिस्ट द सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई। तो ये जो क्वेश्चन था ये आपका एक नंबर का था, केवल इसका आंसर लिखना था, तो इसका आंसर था 4। अब चाहें तो आप उनके नाम भी जान सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को नाम ध्यान नहीं रहता, तो उनके जो नाम हैं वो है कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली एंड चेन्नई। सी सेक्शन में यानी कि सी पार्ट पूछा गया था इसमें, राइट द पब्लिक फॉर्म ऑफ IFCI। ठीक है, तो इसका होता है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। डी क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज़ मीन्ड बाय नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा NBFIs। ठीक है, अब आ जाइए इसमें आप कर सकते हैं व्हाट इज़ मीन्ड बाई। तो इसका मतलब फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं या इसके बारे में बता सकते हैं, क्योंकि इसमें फुल फॉर्म नहीं पूछा है। सॉरी, फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, क्वेश्चन में दे दिया है। इसको शॉर्ट फॉर्म में NBFIs बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है, तो डेवलपमेंट बैंक इज़ ए स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड्स मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू बिजनेस यूनिट इन द फॉर्म ऑफ लोन, अंडर राइटिंग, investments and guarantees operations, promote entrepreneurship and upgrade known who and do how। इन सभी चीज़ों को प्रमोट भी करता है ये, आपको मतलब पूरा हेल्प करता है। ई सेक्शन की बात करें तो आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक गिव्स फॉरेन करेंसी लोन्स, स्टेट ट्रू और फॉल्स जो है ये आपको बताना है, तो इसका आंसर है ट्रू, बिल्कुल सही बात है। एफ जो पूछा गया, इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज द ऑर्डर मस्ट बी कंडीशनल, ट्रू और फॉल्स है, तो ये है फॉल्स। ये यहाँ पे अनकंडीशनल जो है होना चाहिए था, तो ये ट्रू हो जाता है। ठीक है, और जी है, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन शेड्यूल्ड बैंक एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक। तो इसमें डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस आप टेबल बना के बताइएगा। जैसे कि हमने तो यहाँ पे अलग अलग लिख दिया, इसलिए दिख रहा है आपको साफ। तो शेड्यूल्ड बैंक्स रेफर टू दोज बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हुज नेम्स आर इंक्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। और नॉन शेड्यूल्ड बैंकर्स या बैंक्स रेफर्स टू द बैंक इंस्टीट्यूशन whose name do not appear in the second schedule of the RBI Act of 1934। एच सेक्शन में पूछा गया था आपसे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेकिंग ऑफ ए चेक। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, मेकिंग ऑफ ए चेक इज़ द राइटिंग ऑन ए चेक बाय द ड्रॉई बैंकर, सॉरी, which indicates that is would be honored when it is duly presented for payment। ठीक है, मतलब जब पेमेंट के लिए इसको देंगे तो ये मतलब आराम से इसका जो है ड्रॉई है जो इसको इन्वेस्ट करेगा या इसको देखेगा चेक को और सेंशन कर देगा। दूसरा है, हाउ डज कमर्शियल बैंक हेल्प्स इन एग्जीक्यूशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो कमर्शियल बैंक्स हेल्प इन एग्जीक्यूशन ऑफ मॉनेटरी policy by maintaining CRR and SLR. They also follow the RBI guidelines for guaranteeing loans and advances। ठीक है, तीसरा जो है आप इसमें एक जो क्वेश्चन पूछा गया था उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके सारे पार्ट में थे ए के एच तक। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन आ गया, अब तीसरा क्वेश्चन है, गिव द मीनिंग ऑफ एडोर्समेंट। एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट बोलते हैं इसको। तो टर्म एंडोर्समेंट ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स राइटिंग ऑफ ए पर्सनस नेम ऑफ द बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट फॉर द
Purpose of negotiation according to Section 15 of the Negotiable Instrument Act 1881, when the maker or holder of a negotiable instrument signs his name otherwise than such maker for the purpose of negotiation on the back or face thereof or on a slip of paper annexed thereto, he is said to have ensured the instrument. The person who puts his signature is called the endorser, and the person is whose favor it is being endorser is called the endorees. तो इस ये एंडोर्समेंट में इतना ज़्यादा हमने लिख दिया, पर आप थोड़ा सा भी लिख सकते थे, आधा भी लिख सकते थे इसका। 14th जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय कैश क्रेडिट। तो कैश क्रेडिट की आपको इसमें डेफिनेशन देनी थी, जो कि हमने यहाँ पे इस प्रकार आपको बता रखा है। तो हमने जितना भी आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा है उनको ज़रूर देखें ताकि आपकी हेल्प हो पाए, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स ज़रूर देखें जो आपके आ चुके हैं, उनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं जल्दी ही हम अपलोड करने वाले हैं, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे 2021 एग्ज़ाम के लिए अकॉर्डिंग टू यूर न्यू सिलेबस जो जारी किया गया है। 5वां क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन आरबीआईज रोल इन बैंक इंसेप्शन। तो इसमें रोल आपको बताना था, 2 नंबर का क्वेश्चन है। 6ठा है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय सेंसेक्स, हाउ मैनी स्टॉक्स आर इंक्लूडेड इन सेंसेक्स। तो यहाँ पे सेंसेक्स के बारे में बताना था। इट इज़ ए मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स ऑफ 30 स्टॉक रिप्रेजेंटिंग ए सैंपल ऑफ लार्ज वेल इस्टेब्लिश्ड एंड फाइनेंशियली साउंड कंपनीज। ठीक है, इट इज़ द ओल्डेक्स इंडेक्स इन इंडिया। अब आ जाइए 7वां। तो राइट, कभी कभी यही पूछा जाता है कि जो आपका सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक कौन सा है, तो ये भी ध्यान रखना आपको। राइट 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक इन इंडिया। तो ऑब्जेक्टिव्स बताने थे आपको, तो आप इनके ऑब्जेक्टिव्स केवल लिखना था, राइट बोला है, इसको डिस्क्राइब नहीं करना था, तो आप ऑब्जेक्टिव्स जो है तीनों लिख सकते थे। 8वां जो क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट आर मीन्ड बाय कैश रिवर्स रेशियो एंड सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो इसको आपको जो है बताना है कि जो कैश रिवर्स रेशियो और सैचुरेटरी लिक्विडिटी जो रेशियो है, इसका क्या मतलब है, ये क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया है, आप आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। 9th जो क्वेश्चन है, राइट अबाउट 3 टाइप्स ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो आपको 3 टाइप्स के लिखने थे, तो यहाँ पे हमने तीनों टाइप्स के जो है यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया आपको, आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसका जो पूरा क्वेश्चन है, जितने मार्क्स के हिसाब से इसको आंसर देना है, 3 नंबर का है तो 3 नंबर के हिसाब से इसको आपको आंसरिंग करनी है। ठीक है, इसमें नबार्ड वबार्ड के बारे में भी आपको लिख देना है, और अनकटराइज NBFIs के बारे में भी लिख देना है। इसके बाद में जो 10वां क्वेश्चन था, व्हाट आर द राइट्स ऑफ ए होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो उसके अधिकार जो है वो आपको इसमें लिखना था, जो होल्डर है उसके अधिकारों के बारे में। तो ABC जो है पॉइंट्स उनके अधिकार हैं, उसके हिसाब से इन्होंने हमने जो आंसर है आपको दे दिया, जिसमें आपको सारे पॉइंट इंक्लूड करने थे। 11वां जो क्वेश्चन है, राइट डिफरेंसेस बिटवीन प्रोमोशनरी नोट एंड चेक। तो प्रोमिसरी नोट एंड चेक के बारे में बताना था। तो डिफरेंस जब भी लिखेंगे, तो मैंने बताया था कि आपका ये किस बेसिस पे होना चाहिए, आपके टेबल के बेसिस पे या फॉर्म में होना चाहिए, और उसके बेसिस में आपको लिख देने हैं जो नेचर है, डेज ऑफ ग्रेस है, क्रॉसिंग है, स्टैंपिंग है, ड्रॉवर है, पेई है, इन सभी चीज़ों के बेसिस पे इनमें जो है डिफरेंस बता देना था टेबल की फॉर्म में। तो इसके बाद में और ऑप्शन भी आया था, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड पब्लिक सेक्टर बैंक। तो इसमें भी आप बेसिक्स जो उसके बता सकते थे, ऑनरशिप किसकी रहती है, सेटअप कैसा रहता है, एम कैसा रहता है, फॉरेन बैंक कैसा रहता है, मतलब फॉरेन बैंक के साथ कैसा रिलेशन है या क्या है, और एरिया ऑफ ऑपरेशन, मतलब इसके इनके एरिया में कहाँ तक ये सीमित है, मतलब कितनी जगह तक ये हेल्प कर सकते हैं, और कैपिटल के बारे में भी बता सकते हैं। तो इस तरह से आपको इसको डिस्क्राइब कर देना था। 12वां क्वेश्चन है, डिस्कस द फीचर्स ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट का फीचर आपको बताना था। इस साल के लगभग सभी जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम पेपर हुए हैं सभी में पूछा गया है ये, चाहे महाराष्ट्र बोर्ड हो या फिर आपका MP बोर्ड हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड हो,
कोई भी बोर्ड हो, सभी बोर्ड्स के हम पेपर बनाते हैं इसीलिए हमें पता है। और आपके जो हम मॉडल पेपर डालेंगे वो काफ़ी सोच समझ के डालेंगे, हमको पता चल जाता है कि क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप फेवरेबल रहेंगे इस चैनल पे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से आपको इनको सभी को आंसर्स कर देने थे। और ऑप्शन में आइए, डिस्कस द फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो ये हैं आपके ये फंक्शंस जो आंसर्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें आप फंक्शंस के बारे में लिख सकते हैं। फैसिलिटेट ट्रांसफ़र जो है, ट्रांसफ़र वो की फैसिलिटी जो है उनके ही रहती है फॉरेन एक्सचेंज का। और फैसिलिटेट क्रेडिट, क्रेडिट का भी उनकी फैसिलिटी जो है और सेवा देते हैं मतलब। और फैसिलिटेट हेडगिंग, ठीक है। और उसके बाद में और आप ऑप्शन दे सकते हैं फैसिलिटेट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये है आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन, इनको डिस्क्राइब कर देना था कुछ लाइंस लिख करके। डिस्कस द फंक्शंस ऑफ ए लीड बैंक, जो लीड मतलब जो आगे लीड करता है उसके जो फंक्शंस है वो बताना है। तो यहाँ पे 5 हमने जो है ऑप्शंस लिख दिए हैं, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप एक एक नंबर के हिसाब से आप भी लिख सकते थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसका कट टू कट आंसर है, इसलिए इसमें ज़्यादा बहस नहीं करनी है। बाकी 5 नंबर के क्वेश्चन में ज़्यादा लिखना चाहिए, लेकिन इसमें कट टू कट आंसर ही इतना बुक में है तो आपको उतना ही लिखना पड़ेगा। व्हाट इज़ हुंडी, व्हाट आर इट्स टाइप्स। तो ये वर्ड हुंडी जो है कहाँ से लिया गया था और क्या था, इसके बारे में थोड़ा सा बता करके इसके 2 टाइप्स लिखने हैं और उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना है। तो यहाँ पे देखिए हुंडी के टाइप्स भी बता दिए गए हैं। दर्शनी हुंडी होता है और मुद्दती हुंडी होता है, उसके बाद में शाहजोग हुंडी होता है और जोखिमी हुंडी होता है। तो इन सब के टाइप्स हैं और इनके बारे में एक एक लाइन में जो है बता दिया गया कि क्या होते हैं। और ऑप्शन में है डिस्कस द ड्यूटीज़ ऑफ ए कलेक्टिंग बैंकर, ड्यूटीज़ ऑफ ए कलेक्टिंग बैंकर। तो जो जो ड्यूटीज़ होती है उनको पॉइंट वाइज आपको लिख देना है, तो आपको मतलब एग्जामिनर को आसानी से समझ में आएगा। ड्यू केयर एंड डिलिजेंस इन द कलेक्शन ऑफ चेक्स जो है पहली ड्यूटी है। दूसरा है प्रेजेंटेशन ऑफ चेक फॉर पेमेंट विद इन रिस्पॉन्सिबल टाइम। और सी है आपका रिमिटेंस ऑफ प्रोसीड्स टू द कस्टमर्स। इसके बाद में डी आप लिख सकते हैं सर्विंग नोटिस ऑफ डिसऑनर। तो ये सब आप चीज़ें लिख करके इसको आराम से जो है थोड़ा थोड़ा समझा देना था। डिस्कस डिफरेंट मेथड्स, आपको मैं बता दूं एक बहुत ही अच्छी बात, कभी भी एग्ज़ामिनर इतना नहीं चाहता कि आप बहुत ज़्यादा लिखें, केवल उस पॉइंट को लिखें, उस पॉइंट से क्या समझा सकते हैं बस उसको समझा दें। बस ज़रूरी नहीं है कि आप बुक की लैंग्वेज भी लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसकी मीनिंग अगर समझ में आ जाती है तो जैसे कि अगर हम घर में मदर को मम्मी कहते हैं तो दोनों चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो इसी तरह से अगर हम किसी भी लैंग्वेज में बोलें मदर या मम्मी, तो सामने वाले एग्ज़ामिनर को थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, वो जो भाषा है ना वो उस लाइन से प्रकट हो जानी चाहिए, तो आपका बिल्कुल जो है काम बन जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस मेथड नोट इशूइंग सेंट्रल बैंक्स जो है यहाँ पर जो आपको दिखा दिया था मैंने, आपने देख लिया होगा। इसके जो कुछ सब पार्ट्स हैं इनको लिखना है, इसके बारे में समझा करके आपको बताना है। आराम से आप रिलैक्स होकर के एग्ज़ाम दीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स ज़रूर पढ़िए। कोई भी हेल्प चाहिए तो ये सपोर्ट में ये चैनल है आपके लिए, ऐसा नहीं है कि आपका सपोर्ट नहीं करेगा। जो भी आपको दिक्कत होती है उसके लिए आप हमारे पास जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये आपका पूरा का पूरा सोल्यूशन है जो आपके सामने है। अभी हम आगे वाला क्वेश्चन भी देख लेंगे, काफ़ी बड़ा है, अगर मैं पूरा पढ़ूँगा तो वीडियो जो है ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो आप इसको देख लीजिए, मैं थोड़ा थोड़ा आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद में 16वां क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज़ मीन्ड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट, व्हाट आर इट्स टाइप। तो लेटर ऑफ क्रेडिट को डिफाइन कर देना है, जो कि यहाँ पे देखिए एक डेफिनेशन के फॉर्म में यहाँ पे या फिर इन वर्ड्स फॉर्म में आपको बताना है कि क्या चीज़ होती है। और वेरियस टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिटिंग के जो है टाइप्स लिखने हैं, उनको डिस्क्राइब करने को नहीं बोला है। तो अगर आप टाइप लिख देंगे तो भी आपका आंसर पूरा सही है और आपको 5 नंबर पूरे मिल जाने हैं। आप समझ रहे हैं, मैं आपको आंसर देने का तरीका ही बता रहा हूँ। कई बच्चे क्या होंगे इसमें इसको पूरा डिस्क्राइब करेंगे तो उसमें क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। इसमें मान लो आपको अभी आपको लगना था 10 मिनट, लेकिन आप इस क्वेश्चन में लगा दोगे 20 मिनट 25 मिनट, तो वो टाइम आपका अगले क्वेश्चन में से लेस हो जाएगा, ठीक है, जिसमें बड़ा लिखना होगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है। राइट ए नोट ऑन डिसेंट ट्रेंड्स इन डेवलपमेंट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया। अब देखिए ये क्वेश्चंस जो है इसमें डिस्क्रिप्शन की ज़्यादा आवश्यकता है, तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन है। तो इसमें आपका
ए जो पार्ट हम लिख सकते हैं इसमें है कोर बैंकिंग से रिलेटेड, दूसरा फैक्टरिंग से रिलेटेड लिख देंगे बी पार्ट में, ठीक है। और सी पार्ट में इंटरनेट और ई बैंकिंग के बारे में जो है वो बता देंगे। और इसके बाद में आपका कोई मतलब बाल भी वाका नहीं करेगा, सारे नंबर आ जाने हैं। और ऑप्शन में बात करें तो डिस्कस द फंक्शन ऑफ नाबार्ड, जो कि आपके बैंकिंग के अलावा जो आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर था उसमें भी पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए फंक्शंस, वहाँ पे तो स्टेप्स भी थे, सब कुछ थे, तो यहाँ पे आपसे जितना पूछा गया उतना ही बताना है। ये है इसके फंक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए नहीं बोला है, इसलिए आपको डिस्क्राइब नहीं करना है, तो आपको ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, आपको क्वेश्चन समझना है। व्हाट इज़ बिल ऑफ एक्सचेंज, राइट इट्स फीचर, इसके फीचर्स लिखने हैं आपको, ठीक है। सॉरी, तो बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में बताने के बाद में ये रहे इसके फीचर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, इसकी क्या खूबियाँ हैं, खासियतें जो हैं उनको लिख देना था आपको। तो आपको पता होना चाहिए क्या पूछ रहा है। और ऑप्शन में आया था व्हाट इज़ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी कि IDA, व्हाट आर इट्स प्रोसीजर ऑफ गिविंग लोन्स, ये कैसे लोन देता है ये आपको डिस्कस करना था। सबसे पहले बताना था कि IDA जो है ये है क्या, इसके बाद में जो इसका प्रोसीजर है वो भी आपको बताना था। तो ये है आपके प्रोसीजर, जिसमें आपके स्टेप वाइज जो है यहाँ पे प्रोसीजर को डिस्क्राइब किया गया, आराम से पढ़ सकते हैं किसके बाद किसका फंक्शन आता है। 19th क्वेश्चन पूछा गया था डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्रांच बैंकिंग। तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो हैं आपको पहले एडवांटेज लिख देने थे, और या फिर मेरिट बोल सकते हैं, मेरिट भी एडवांटेज, कभी मेरिट्स के नाम से बोलेगा कि कभी डिस्कस द मेरिट्स एंड डिसमेरिट्स ऑफ ब्रांच बैंकिंग। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको अगर पता नहीं होगा कि क्या बोल रहा है तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो मेरिट्स भी खासियत होती हैं, एडवांटेज भी खासियत होती हैं। तो ये है मेरिट्स ऑफ ए ब्रांच बैंकिंग, ये आपके सारे खूबियां हैं। और आज ये डीमेरिट्स की बात करते हैं। तो डीमेरिट्स जो है प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजमेंट में आ जाता है, इसमें डिले इन डिसीजन मेकिंग में आ जाता है। इग्नोरेंस ऑफ लोकल हेड भी है जो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मोनोपोलिस्टिक जो टेंडेंसीज है वो भी जो है इसमें फॉलो हो जाती हैं। रीजनल इम्बैलेंसेस, इनको भी इंक्लूड किया गया है। और ऑप्शन में है व्हाट आर टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट, डिस्कस द फंक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट जो टाइप हैं, अगर 2 हैं तो 2 ही लिखने हैं, 3 है तो 3 लिखने हैं। तो केवल टाइप लिख दिए, और टाइप लिखने के बाद फंक्शंस क्या हैं इनके, जो इनकी मतलब इनके कार्य क्या क्या हैं, क्या करवाती है ये चीज़, तो ये बताना है आपको। तो इसमें ये अवेलेबिलिटी ऑफ फंड कराती है, मोबिलाइजेशन ऑफ सर्विसेज जो है ये भी करती है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए भी उत्तरदायी है, और स्टेबिलिटी इन सिक्योरिटी प्राइसेस ये भी इसको देखना होता है। लिक्विडिटी जो है ये भी इसकी खासियत है। प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ये भी है। बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ये भी है। तो 8 नंबर का क्वेश्चन था, तो इसके बारे में बहुत कुछ लिखना था। इसके बाद में डिफाइन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है इसको डिस्क्राइब करना है, इसके बारे में समझाना है। उसके बाद में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि इसकी खासियतें बतानी हैं, इसका कार्य नहीं, इसका खासियत बताना है, फीचर्स नहीं खासियत। फीचर्स जो होता है उसकी खासियत होती है, और फीचर्स जो होते हैं उसके गुण होते हैं, ठीक है। तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है इसकी। तो राइटिंग एंड सिग्नेचर अकॉर्डिंग टू द रूल्स, बी है इसका पेबल बाय पे मनी, और सी है इसका अनकंडीशनल प्रॉमिस एंड ऑर्डर। फोर्थ है आपका इसका फ्रीली ट्रांसफरेबल, और ई है एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी या एक्वाजाइजेशन भी बोलते हैं हम। और उसके बाद में एक्वायर जो होता है ना, एक्वायर शब्द का ही है एक्वायराइजेशन। तो नो नीड ऑफ गिविंग नोटिस, बहुत सारे इसके जो है फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक्सप्लेन द ड्यूटीज़ ऑफ ए पेइंग बैंकर, ड्यूटीज़ बतानी है इसमें। तो ड्यूटीज़ जो जो हैं ये हम पॉइंट वाइज लिखेंगे और इसमें डिस्क्राइब करते जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म आ जाएगा, बी में आ जाएगा सफिशिएंट फंड, सी में आ जाएगा आपका जेन्युइन पे, और डी हो जाएगा आपका मटेरियल अल्ट्रेशन। अगर मटेरियल नहीं है तो उसका अल्टरनेट भी होना चाहिए। नो पेमेंट इफ़ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड, और एफ है पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर ओनली। ड्रॉइज सिग्नेचर जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में पेमेंट थ्रू बैंक अकाउंट ओनली, ये भी एक बड़ी बात है।
और उसके बाद में मस्ट बी प्रेजेंटेड विद इन रीजनेबल टाइम। तो ये सारी इसकी हमने देख लिए बातें। और 22वें पे आ जाते हैं। तो व्हाट आर द डेवलपमेंट फंक्शन ऑफ आरबीआई, डिस्कस करना है आपको। तो डिस्कस में भी आपको ज़्यादा लिखना होता है। तो आरबीआई के बारे में थोड़ा सा बता करके और जो भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बता करके जो है उसके फंक्शंस को हम आराम से पॉइंट वाइज लिख देंगे तो हमारे नंबर पूरे मिलेंगे। तो इस तरह से आपको आंसर्स भी लिखने हैं जो हम यहाँ पे समझा रहे हैं आपको, ऐसे करके आपको आंसर्स लिखने होते हैं। या फिर आपको इसके 1 2 3 4 नंबर भी डाल सकते हैं। रोमन लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं और आप जो हिंदी का 1 2 3 4 है वैसे भी, जैसे भी आप लिखना चाहें वैसे। और ऑप्शन आया था डिस्कस द ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो आईसीआई यानी कि आपको इसका बताना है जो आपको ऑब्जेक्टिव और फंक्शन दोनों हैं। तो ऑब्जेक्टिव अलग लिखना है कि उसका मेन जो है पर्पस क्या है, वो चाहता क्या है। ठीक है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे बता देनी है। उसके बाद में उसके फंक्शंस जो हैं स्टेप बाय स्टेप लिख देने हैं। ऑब्जेक्टिव अलग चीज़ होती है, उसको स्टेप में समझा नहीं सकते, तो इसलिए हमें थोड़ा सा विदाउट स्टेप लिखना पड़ता है। और फंक्शन को आप स्टेप वाइज समझा सकते हैं कि ये काम है, ये काम है, ये काम है, ये काम है। तो यहाँ पर जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं यहाँ पे दे दिए गए हैं। तो आप देख चुके हैं पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर का आंसर विद क्वेश्चंस। चाहें तो आप सेपरेट में अगर क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। कोई लिंक ना मिले तो कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।